प्यारे बच्चों, ये सेल का सेकंड पार्ट है। हम लोगों ने थोड़ा ब्रेक लिया था, तो अभी हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में जान गए। अब हम लोग दूसरा पोर्शन जानेंगे। जैसे मैंने 3 पोर्शन आपको बताए थे, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म। तो अभी हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप जान गए हैं, अब साइटोप्लाज्म को जानिए। साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों? अगर मैं बात करूं तो जैसे ये कोई सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये हमारा न्यूक्लियस है। तो ये हो गया हमारा क्या, मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये बीच में पानी भरा हुआ है, और ये बीच में जो पानी है, इस पानी में छोटे छोटे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? अगर मैं बोलूँ हार्ट हो गया ऑर्गन, आँख हो गया ऑर्गन, ठीक है, लीवर हो गया ऑर्गन। लेकिन इसको ऑर्गन का सबसे छोटा से छोटा ऑर्गन में कौन सा ऑर्गन सबसे छोटा ऑर्गन, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनल्स। तो सेल के अंदर भी ऑर्गन होते हैं, और ऑर्गन इतने छोटे होते हैं कि उनका नाम हम लोग क्या देते हैं? ऑर्गेनल्स देते हैं, बोलते हैं हम लोग ये ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनल्स के बारे में क्या जानते हैं हम लोग कि ऑर्गेनल्स, ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है? तैरता रहता है। साइटोप्लाज्म फिर से जान लीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो पानी होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसका डिफिनीशन आपने नोट्स में क्या लिखा है कि द वाटर, द लिक्विड विच प्रेजेंट इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। यानी कि वो पानी, वो लिक्विड, वो वाटर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, जो न्यूक्लियस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये दोनों के बीच में जो पानी है सेल के अंदर, उस पानी को, उस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और उस पानी में क्या होता है कि छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपार्चस, और भी बहुत सारे जो ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। तो साइटोप्लाज्म जान लीजिए। और इसी का एक लगे हाथ आप प्रोटोप्लाज्म भी जान लीजिए। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को दोनों साथ में बोलना हो, प्रोटोप्लाज्म अगर कोई बोल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों के कंबाइंड रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। फिर से सुने, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। साइटोप्लाज्म बोले तो सिर्फ पानी, और वो पानी के साथ न्यूक्लियस को भी बोलना हो तो क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गन तैरते रहते हैं, और उन ऑर्गन को हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में, जो कि हमारे तो तीसरा पार्ट है सेल। तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस आप जानते हैं, न्यूक्लियस सबसे इम्पोर्टेंट है। ब्रेन ऑफ द सेल जिसको कहा जाता है, सेल का दिमाग कहा जाता है, जो कि सेंटर में एकदम लोकेटेड होता है। बनाने के टाइम में वो सेंटर बना देते हैं, लेकिन वो तो पानी है तो तैरता रहेगा, वो तो साइड में भी आ सकता है, किनारे में, लेकिन रहेगा उसके अंदर ही, बाहर तो नहीं निकल सकता, क्योंकि बाहर एक छिलका है। और छिलका का नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही आपने सोचा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। न्यूक्लियस क्या है? तो न्यूक्लियस क्या होता है कि वो सेल को चलाने वाला, जैसे बस है तो बस को चलाने के लिए क्या होगा? ड्राइवर रहेगा, और ड्राइवर पूरे बस को कमांड करेगा। वो ड्राइवर जिधर चाहेगा बस उधर मुड़ेगा, दाहिने चाहे बाएं चाहे, जिधर चाहे उधर मुड़ सकता है। उसी तरह हमारे सेल का जो न्यूक्लियस है, वो सेल में सारे फंक्शन को वही हैपन कराता है, यानी वही, उसी की वजह से तो उसका कंट्रोल होता है। न्यूक्लियस का कंट्रोल होता है सेल के सारे ऑर्गेनल्स पर। और उस न्यूक्लियस भी, जैसे कि पूरा का पूरा सेल एक छिलका से ढका हुआ है, उस छिलका का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी तरह सिर्फ अंदर का न्यूक्लियस, ये सिर्फ अंदर का न्यूक्लियस एक छिलका से ढका होता है। और उस छिलका को इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं मेम्ब्रेन बोल सकते हैं छिलका को। तो वो जो न्यूक्लियस है वो भी एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ था, इसलिए उसका नाम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मैं क्लियर रखूँगा और समझ जाएंगे, ये वाला जो होगा हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ये वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों होगा? क्योंकि न्यूक्लियस को छिलका की तरह ढका हुआ, सिर्फ न्यूक्लियस को ढका हुआ है, इसीलिए इसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर DNA होते हैं। DNA किस पे होते हैं? तो इसके अंदर धागा की तरफ होता है। धागा जैसा आपने देखा होगा, पतला वाला धागा जो जैसे कपड़े सिले जाते हैं, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर,
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक मिनट मुझे दीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम लोग वही बात कर रहे थे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस के ऊपर जो छिलका की तरह है उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? आपके मन में होगा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। जैसे हमारा तो दिमाग है, सबसे न्यूक्लियस जैसा क्या है हमारे पूरा मतलब दिमाग में क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर, तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर याद रखेंगे, इसमें धागा की तरह जैसे सांप की तरह लंबा लंबा होता है, उसको बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम। उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है? देखिए, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कि आपको मैंने नोट्स दिया है और उस नोट्स को आपको दो करना है। एक नोट्स मैंने आपको दिया और उसको आपको आप चाहते हैं कि वो 2 हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि फोटोकॉपी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। फोटोकॉपी मशीन में उसको डाल के फोटोस्टेट करते हैं, उसका जीरोक्स निकालते हैं। तो जीरोक्स निकालते हैं तो क्या होता है? 2 हो जाता है। तो उसी तरह ये जो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड माने धागा, ये जो धागा की तरह स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या करता है? ये अपने आप का ही फोटोकॉपी निकालता है। यानी कि जिस भी सेल के अंदर अगर ये डीएनए नहीं होगा तो वो अपना कॉपी नहीं बनाएगा, फोटोकॉपी नहीं बनाएगा। ठीक है, ये बात फिर से मैं बोल देता हूँ आपको। जिस भी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए नहीं होगा, वो डीएनए नहीं होगा तो वो अपना कभी फोटोकॉपी नहीं बनाएगा। वो जितना है उतना ही फिर वहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसीलिए डीएनए बहुत ही ज़रूरी है 1 से 2 होने के लिए। अब मान लीजिए कि एक इंसान है, अब एक इंसान से उसके फिर बच्चे होते हैं, तो वो अपना उसके जब बच्चे हुए यानी क्या हुआ? वो इंसान का फोटोकॉपी उसका बच्चा, यानी उसके कुछ ना कुछ नाक मिलेगा, आँख मिलेगा, मुंह मिलेगा, हाथ मिलेगा, बात करने के तरीके भी थोड़े से मिलेंगे। ठीक है, बात करने के तरीके से थोड़ा याद आया कि जैसे आप ही लोग कभी कभी बोलते होंगे, तो कभी कभी आप अपने तरीके से बोलते होंगे, लेकिन कभी कभी अचानक आप कुछ ऐसे बोल देते होंगे कि आपके घर में कोई होंगे, दूसरे भाई बहन या मम्मी पापा, वो बोल देते हो कि तुम एकदम मेरे दादा की तरह बोलते हो, दादा की तरह बात करते हो। वो भी एकदम ऐसे ही बात करते थे। तो वो बिहेवियर भी थोड़ा बहुत आ जाता है डीएनए के कॉपी से। तो डीएनए अगर नहीं होगा तो 1 से आदमी 2 नहीं होगा। किसी भी चीज़ को जीरोक्स नहीं किया जा सकता है। डीएनए जो है जीरोक्स मशीन की तरह काम करता है। अगर जीरोक्स मशीन ही नहीं होगा तो ओरिजिनल का फोटोकॉपी नहीं होगा। उसी तरह अगर हमारा डीएनए नहीं होगा तो एक शरीर से दूसरा शरीर नहीं बन पाएगा। और ये डीएनए कहाँ मौजूद रहता है? तो हर सेल के अंदर डीएनए मौजूद रहता है। ठीक है, और वो डीएनए क्या होता है? सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। एक शरीर में तो सेम होता है। अब मान लीजिए कि कोई एक इंसान है, उसका बच्चा का डीएनए और उस इंसान का डीएनए, और वो दोनों डीएनए को हम लोग मैच करें, ठीक है, तो क्या पूरा मैच होगा? तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैच होगा, बिल्कुल मैच होगा, बॉडी के इन्फॉर्मेशन मैच होंगे, लेकिन बिहेवियर कभी भी मैच नहीं होगा। ठीक है, बिहेवियर कभी मैच क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिहेवियर का कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, चपरासी भी बन सकता है या उससे कुछ और दूसरा कुछ बन सकता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मैच किया तो सिर्फ बॉडी के ऑर्गन का फोटोकॉपी मैच किया। यानी कि अगर उसके पिता का आँख भूरा है, भूरा कलर का है, तो संभव है कि उसके बेटे का आँख भी क्या होगा? भूरा कलर का हो। आप अमेरिका में देखिए या ठंडे प्रदेश में देखिए, आप रशिया में देखिए, अमेरिका में देखिए, तो उधर के क्या होते हैं कि उधर सबके बाल जो होते हैं या तो सफ़ेद होंगे या तो थोड़े से गुलाबी कलर के होते हैं सबके, किसी के ब्लैक जल्दी नहीं होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बॉडी का ही वो अंग है कि वहाँ के फादर का उसके बच्चों में जो डीएनए कॉपी है वो क्या सेम है। लेकिन अगर वही आदमी बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर मैच नहीं करता है। एक चोर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। तो ये डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या चोर बनना ये बिहेवियर है, शरीर का अंग नहीं है। लेकिन शरीर का अंग को बनने के लिए डीएनए की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी को कलर ब्लाइंडनेस है, तो उसके जब बच्चे होंगे तो उसके बच्चों में भी कलर ब्लाइंडनेस के लक्षण होंगे, उनको भी कलर ब्लाइंडनेस होगा। कलर ब्लाइंडनेस एक आँख की बीमारी होती है जिसमें आप लोग रंग नहीं पहचान पाते हैं कौन किस कलर का है। ठीक है,
कलर ब्लाइंडनेस एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक इसी तरह एक जगह पे क्या हो रहा है कि एक टीचर पढ़ा रहा था बहुत सारे बच्चों को, और वो बोर्ड पे पढ़ा रहा था, तो एक बच्चा को बोला कि बच्चे तुम वो ब्लैक टी शर्ट वाले खड़ा हो जाओ, मुझसे सवाल पूछना है। तो वो सुन रहा है कि हाँ सर क्या बोल रहा है, ठीक है, लेकिन वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। सब कोई उसके तरफ देख रहा है, वो किसी और की तरफ देख रहा है, ठीक है, वो किसी और को देख रहा है कि कौन ब्लैक कौन है इधर, ठीक है। वो खुद पहना था, दरअसल उसे खुद पता ही नहीं था कि हमको कलर ब्लाइंडनेस है, हमको रंग पहचानने नहीं आता है। वो ब्लैक कलर वो खुद ही पहना था। तो फिर उसको टीचर ने बोला तुम्हें क्यों तो बोल रहा है, बोला मैं तो ब्लैक ही नहीं पहना। देखिए, क्योंकि जो भी कलर ब्लाइंडनेस जिसको हो गया उसको कलर पहचान नहीं आता, और सबको ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का देखेगा, ठीक है, ज़्यादा कलर उसको पहचान, 2-3 कलर उसको दिखाई नहीं देगा। तो उस दिन उसको पता चला कि यार मुझे कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ऐसा है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होगा कि अगर फादर में होगा तो उसके बच्चों में भी होगा, क्योंकि वो क्या होता है, इनहेरिटेड होता है, वो डीएनए कॉपी में वो भी कॉपी हो जाता है। हो सकता है कि पिताजी बहुत अच्छे भोजपुरी बोलते हो, बेटा को मतलब बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता हो, तो ये इंग्लिश बोलना या भोजपुरी बोलना ये क्या है, ये डीएनए कॉपी नहीं है, क्योंकि ये सीखा जाता है बाद में, ये कभी भी सेम नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी के शरीर की बनावट सेम होती है, वो सब के सब क्या है, डीएनए की वजह से। डीएनए का पूरा नाम आपसे ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा जाए, आप बोलेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये मैंने नोट्स में भी आपको दे दिया है, नोट्स मैंने आपको दिया, आप नोट्स पूरा फेयर कर लिए होंगे मुझे आशा है। कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। और उसी का एक छोटा भाई होता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे हम लोग एक एक करके। तो आपने ये जान लिया कि डीएनए कहाँ होता है, तो क्रोमोसोम में होता है, और क्रोमोसोम ह्यूमन में क्रोमोसोम अलग होते हैं, गाय में क्रोमोसोम अलग होता है, घोड़ा में क्रोमोसोम अलग होता है, सबका नंबर होता है। तो इंसान में कितने होते हैं, मैंने अभी बोला, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है धागा के, ये 2-2 डबल है, तो ये क्या होता है 46, 23 दूना 46, यानी 23 जोड़े। और जोड़ा में बात करें तो 23, और सिंगल पीस में बात करें तो 23 दूना 46, 46 हमारे अंदर क्रोमोसोम होते हैं इंसान के। और वो इंसान, वो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और वो डीएनए से फिर उसके बच्चे होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, उसके बच्चे। अब यहाँ से एक सवाल आता है, एक छोटी सी सवाल जो आपको मैं बता दूँ। इस 23 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़ा तो ह्यूमन बॉडी का होता है, और एक 23वां जो जोड़ा होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण का करने के लिए होता है। उससे पता चलता है कि वो उसका क्रोमोसोम यानी कि उसके जब डॉटर से यानी जो बेटे जो बेटा बेटी होंगे, उसके बच्चे होंगे, तो लड़का होगा लड़की होगा, वो उससे डिटरमाइन होता है। इंसान खुद महसूस नहीं कर सकता, वो नेचुरल है, ठीक है, वो नेचुरल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। तो 23वां जोड़ा जो होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए होता है, जो उसके जो चाइल्ड होंगे वो क्या होंगे, बेटा होंगे बेटी होंगे, इसके लिए होता है। एक तीसरा होता है जिसे आपने ये जाना होगा या समझा होगा, या मैं बता देता हूँ आपको कि XX, अगर XX बोला तो क्या हो गया, डॉटर होगी उस इंसान की। अगर XY होगा तो क्या होगा, मेल बच्चा होगा कोई। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एबनॉर्मलिटी की वजह से कभी कभी जेंट्स के दोनों X और Y दोनों आ जाते हैं, फीमेल के X आ जाता है। तो आपने तो जाना कि इंसान के अंदर या तो 2 ही होंगे, या तो XX होगा नहीं तो XY होगा। अगर XY है तो वो लड़का है, और XX है वो लड़की है, ठीक है। कोई इंसान है, अगर उसके अंदर 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम है वो अगर XX क्रोमोसोम है तो वो क्या है, लड़की है। अगर XY क्रोमोसोम है तो वो क्या है, लड़का है। लेकिन अगर किसी इंसान के शरीर में XX या XY ना होके XXX क्रोमोसोम हो जाए या XXY क्रोमोसोम हो जाए तो क्या होगा, क्या ये संभव है? तो बिल्कुल संभव है। तो अगर ऐसा कभी रिप्रोडक्शन की गलती की वजह से या नेचुरल है, कोई जान तो पाता नहीं है, कितना लोग बोलता है कि किस्मत की बात है या किसी तरह का पाप का सजा है कि हमारे बच्चे इस तरह के हुए, तो वो थर्ड जेंडर कहे जाते हैं, जिसको हम लोग किन्नर समुदाय बोलते हैं। तो किन्नर समुदाय के हो जाते हैं। तो जिनमें क्या होता है, बहुत सारे क्रोमोसोम में वो जो 23वां जो क्रोमोसोम होता है उसमें XXY होगा या XXY, हाँ XXY ही होगा, क्योंकि Y तो हमेशा एक ही होता है, ठीक है। XXY होगा, यही हो सकता है। तो ये हो गया किन्नर समुदाय का।
उस क्रोमोसोम की गड़बड़ी से होता है, किंडर समुदाय अलग हो जाता है, और एक तो थर्ड स्टेज में उसको रखा जाता है। थर्ड स्टेज एक मेल फीमेल और एक तीसरा हो, ठीक है। तो ये डीएनए के बारे में आपने अभी थोड़ा सा जाना कि डीएनए क्या होता है। डीएनए से फोटोकॉपी किया जाता है, एक इंसान दूसरे इंसान का विकास करता है। क्या क्या आदतें हैं, जो आदत नहीं जाता है सिर्फ बॉडी के ऑर्गन के अनुसार। उसके जो डॉटर होंगे, डॉटर सेल मतलब होता है उनके बच्चे के जो सेल हैं उनको बोलते हैं, उनके बच्चे कैसे होंगे ये आपने जाना न्यूक्लियस के बारे में। अब हम लोग साइटोप्लाज्म में आते हैं, यानी कि ये पानी। इस पानी में जितने भी ऑर्गन तैरते रहते हैं उस ऑर्गन के बारे में एक ही करके स्टडी करेंगे। अच्छा, एक और बात बताइए, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं क्या माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में आप सोचेंगे, और अगर आप इसका जवाब अपने मन में अभी रखे रहें, ठीक है, और जब हम चैप्टर खत्म करेंगे तो इसका जवाब आपको मिल ही जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सही सोचा या गलत, ठीक है। मैं सवाल पूछता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं कहूँ कि कोई आदमी थोड़ा सा खाना खाया, तो वो खाना उसके माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल यानी पावर हाउस में जाके वो एनर्जी क्या हो गया? स्टोर हो गया। जैसे कि घर में लाइन कटता है तो हम लोग एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं बैटरी में, तो बैटरी फिर क्या करता है? बाद में एनर्जी देता है, पंखा चलता है, लाइट जलता है, इस तरह का काम होता है। तो मान लीजिए कि आपने थोड़ा सा खाना खाया तो उसका एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में गया, और अगर आपके बॉडी के सारे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जो है ना वो फुल है, तो क्या अगर और ज़्यादा खाना खाएंगे तो और एनर्जी स्टोर होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर ही अपने जैसे और माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है कि नहीं? मेरा सवाल फिर से सुनिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी ले रहे हैं और एनर्जी स्टोर करने के लिए आपके शरीर में जितने माइटोकॉन्ड्रिया हैं, क्या वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया अपने जैसे ही और माइटोकॉन्ड्रिया सेल में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? इसके बारे में आपको सोचना है, ठीक है। थोड़ी सी मैं और आपको समझा देता हूँ इसको कि एक माइटोकॉन्ड्रिया अपने जैसे और माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए, एक माइटोकॉन्ड्रिया को अपने जैसे और माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए डीएनए की ज़रूरत पड़ेगी। जवाब थोड़ा सा मैं सुन लीजिए, बाकी आपको कंप्लीट करना है। इसको मैं अधूरा करके छोड़ूंगा इस चीज़ को, ताकि आप कंप्लीट करें मन ही मन। एक माइटोकॉन्ड्रिया को और माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए, अपने जैसे और माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए डीएनए की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है या नहीं? अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है तो पक्का वो अपने जैसे और माइटोकॉन्ड्रिया बना लेगा, और नहीं होता है तो नहीं बना पाएगा, जितना है उतना ही फिक्स रहेगा। तो ये आपको चैप्टर में ही कहीं ना कहीं मैं बोल ही दूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे, आप इसका जवाब मिल ही जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके सारे ऑर्गेनल्स के बारे में। ऑर्गेनल्स मतलब ऑर्गन का सबसे छोटा पार्ट ऑर्गेनल्स होता है। एक छोटा चीज छूट रहा है, उसको मैं सोच रहा हूँ बता दूँ, जो है सॉल्यूशंस में वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो किसी चीज़ को अंदर या बाहर जाने के लिए परमिशन देता है। तो वो कैसे देता है? ओस्मोसिस या डिफ्यूजन उसको बोलते हैं। ओस्मोसिस प्रोसेस या डिफ्यूजन प्रोसेस वो क्या होता है? आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, डिफिनीशन वहाँ लिखा हुआ है, सुन लीजिए बस। इसे मान लीजिए कि आपने एक किशमिश लिया और उस किशमिश को आपने क्या किया, रात में एक गिलास पानी में डाल दिया और रात में छोड़ दिया। सुबह में आपने देखा तो रात भर में क्या हुआ कि वो किशमिश पानी में फूल गया। आज ही आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप सबके पास घर में किशमिश होगा, ठीक है। अच्छा नहीं होगा तो आपने देखा भी होगा, ठीक है। अभी तो बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है, तो आप किशमिश कहीं किराना दुकान से भी नहीं खरीद पा रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए किशमिश आपने पानी के गिलास में डाला, रात में डाला, सुबह में आपने देखा तो किशमिश फूल जाएगा, अंगूर जैसा हो जाएगा, क्योंकि अंगूर को ही सुखा के किशमिश मानते। तो और फिर आपने उसको धूप में ले जाकर रख दिया, तो धूप में रख दिया तो फिर देखा दिन भर धूप में था, शाम में देखा तो फिर सूख के किशमिश हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे क्या कारण है? तो कारण ये था कि जब किशमिश को जब हम लोगों ने पानी में डाला तो किशमिश के अंदर पानी क्या था? तो नहीं था, सूखा हुआ था, एकदम थोड़ा सा गीला होता है लेकिन पानी नहीं होता ज़्यादा। तो यानी कि कंसंट्रेशन का हिंदी होता है मात्रा। किशमिश के अंदर पानी का मात्रा यानी पानी का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है, लेकिन जिस ग्लास में हम लोगों ने डाला है उस ग्लास में तो पानी बहुत ज़्यादा है। यानी कि इससे क्या पता चला कि किशमिश के अंदर पानी का कंसंट्रेशन बहुत कम है और किशमिश के बाहर पानी का कंसंट्रेशन चारों तरफ पानी ही पानी है। ग्लास में तो पूरा पानी भरा हुआ है, पानी पानी। तो बताइए, जहाँ पे हमेशा ये रूल है, कोई भी चीज़ हाई से लो जाता है, हाई से लो जाता है।
यानी कि जिसका कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होगा वो वहाँ से मूव कर जाएगा लोअर कंसंट्रेशन में। तो पानी का कंसंट्रेशन ग्लास में ज़्यादा है और किशमिश के अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम है, तो सारा पानी कहाँ घुस जाएगा? किशमिश के अंदर। धीरे धीरे करके सारा पानी कहाँ घुस जाएगा? किशमिश के अंदर, जब तक किशमिश पूरा उसका जगह भर नहीं जाता। तो आपने ये देख लिया कि ये कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन ग्लास में ज़्यादा था, किशमिश के अंदर। सॉरी बाबू, थोड़ा वो मोबाइल का बजने लगा था। चलिए फिर से हम लोग कंसंट्रेशन यहाँ पे बनाते हैं। कंसंट्रेशन और यहाँ पे भी कंसंट्रेशन, माइंड का भी कंसंट्रेशन और यहाँ पे भी हम लोग कंसंट्रेशन के बारे में पढ़। तो आपने एक स्टेप तो देख लिया कि अगर अंगूर किशमिश के अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम हो और किशमिश के बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो पानी अंदर चला जाएगा, किशमिश फूल जाएगा रात में। तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। नोट्स में सब लिखा हुआ है, आपको बस समझना है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होगा कि जब सेल के बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और सेल के अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम हो। अब आप किशमिश को मान लीजिए सेल है, ठीक है? अब किशमिश को मान लीजिए सेल है, अब इसके बाहर, ये सेल के बाहर बहुत ज़्यादा पानी है और सेल के अंदर पानी बहुत कम है, तो बोलिए पानी सब सेल के अंदर घुस जाएगा और इस पानी सेल के अंदर घुस जाएगा और ये जो सोल्यूशन बना, मतलब वो जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन को बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। वैसा सोल्यूशन जब सेल के बाहर पानी ज़्यादा हो और सेल के अंदर पानी कम हो तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। फिर से सुने, सेल के बाहर पानी ज़्यादा हो, सेल के अंदर पानी कम हो, उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। दूसरा है कि अगर बाहर भी जितना, मतलब बाहर जितना है उसका कंसंट्रेशन पानी का और उतना ही सेल के अंदर कंसंट्रेशन। अब सोचिए, सेल के बाहर पानी का कंसंट्रेशन जितना है उतना ही सेल के अंदर है, तो पानी ना बाहर से अंदर जाएगा ना अंदर से बाहर जाएगा, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। और इस कंसंट्रेशन को, सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सोल्यूशन। और तीसरा आता है, यदि सेल के अंदर पानी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो और सेल के बाहर पानी का कंसंट्रेशन बहुत कम हो तो क्या होगा? ऐसे कंसंट्रेशन को हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। और इसमें क्या होगा कि अंदर से पानी बाहर चला जाएगा, यानी सेल के अंदर से पानी बाहर चला जाएगा। मान लीजिए किशमिश फुला हुआ है, अंगूर की तरह हो गया, धूप में ले जाकर रखनी है, तो धूप में बाहर क्या है? पानी बहुत कम है, हवा में पानी थोड़ी है बहुत ज़्यादा, और अंगूर किशमिश के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो तो ज़्यादा है, पानी कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और इस तरह हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सोल्यूशन। कपड़े भी इसी तरह सूखते हैं, कपड़े में बहुत ज़्यादा पानी है, धूप में डाल दिया तो धूप में तो पानी बहुत कम है और कपड़ा में पानी ज़्यादा है तो पानी निकल जाता है। तो हम लोग इसको पढ़ें। तो अब हम लोग तीसरे पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सारे सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में, और भी मैं आपको थोड़ा चीज़ बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर खत्म होगा, फिर कुछ सवाल जवाब पे बात किया जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? फिनिश करेंगे और हम लोग कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। इतना आप लोग डिफिनीशन याद कर लीजिए और अच्छे से एकदम रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ रहूँगा। चलिए, धन्यवाद।